नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। ऑनलाइन पिटीशन के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद खान की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं। जहां मामला बीच में ठंडा हो गया था, वहीं मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने एफआईआर की और मामले ने फिर से आग पकड़ ली है। मीटू मूवमेंट के दौरान साजिद पर कई मॉडल, एक्ट्रेस और जर्नलिस्ट ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद साजिद 1 साल के लिए बॉलीवुड से बैन भी हो गए थे और हाल ही में उन्हें क्लीन चिट मिलने पर वो सीधा बिग बॉस के घर में नजर आए। बता दें कि बिग बॉस में आने से उनके खिलाफ कई पिटीशन साइन किए गए, जिसमें सिर्फ एक ही अनुरोध किया गया कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर किया जाए। जिसके बाद अब साजिद के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पूरे मामले पर एएनआई से बातचीत में शर्लिन ने बताया कि जुहू पुलिस स्टेशन ने बयान दर्ज करने से पहले तो इनकार कर दिया और इस कारण पर कि जिस पुलिस ऑफिसर को केस सौंपा गया था वो अभी मौजूद नहीं है। हालांकि बाद में पीएसआई मेघा के सामने शर्लिन ने अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मेघा ने शर्लिन को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द साजिद को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की जाएगी। ऐसे में अभी अटकलें भी तेज है कि साजिद खान को चलते शो से बाहर भी निकाला जा सकता है। वहीं शर्लिन ने सलमान खान को भी मामले की गंभीरता समझने और मामले पर नजर डालने की नसीहत दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो सलमान खान के घर के बाहर शांति से प्रोटेस्ट भी करेंगी। मच्छू नदी में समाया 500 साल पहले रियासत काल में बना पुल, अब तक 30 लोगों की मौत, और भी बढ़ सकते हैं ये आंकड़े। रविवार शाम गुजरात के मोरबी में हुए हादसे ने वाकई में यह साबित कर दिया कि यह कलयुग है, जहां काल कभी भी आ सकता है। पूरी घटना मोरबी की है, जहां मच्छू नदी पर 500 साल पहले रियासत काल में बना केबल ब्रिज टूट गया। अचानक हुए इस हादसे में लोगों को कुछ समझ न आया। लोग पुल के साथ नदी में जा गिरे। जो लोग तैर सकते थे वो तैर कर नदी किनारे आ गए, वहीं कुछ और लोग केबल के जरिए ऊपर चढ़ते नजर आए। पूरी घटना का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि डर का मंजर असल में होता क्या है। बता दें कि उस वक्त पुल में करीब 300 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूरी घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट कर बताया कि वे प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और पीड़ितों को सभी तरह की मदद करने के लिए फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी। तिहाड़ जेल में मजे में है मंत्री जी, मसाज और मीटिंग कर जेल की सेल में मना रहे वेकेशन। ईडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर की शिकायत दर्ज। सत्येंद्र जैन, एक जाना माना नाम और दिल्ली सरकार के जेल मंत्री, जो कि फिलहाल आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, मगर ईडी के अनुसार वो वेकेशन पर है, जहां जेल की सेल में वो आए दिन मसाज या मीटिंग करते व्यस्त रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने कोर्ट में हलफनामा और कुछ तस्वीरें देकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में हर तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। जेल जाना उनके अपराध के लिए सजा नहीं बल्कि मजा बन चुका है। ईडी द्वारा जमा की गई सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखा गया कि जेल में सत्येंद्र जैन बैक और फुट मसाज ले रहे हैं। साथ ही जेल के सुपरिटेंडेंट नियमों के खिलाफ जाकर सत्येंद्र जैन से उनके हालचाल और समस्या के बारे में पूछते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने ये तक कहा कि पूनम जैन यानी कि उनकी पत्नी अक्सर उनसे जेल के सेल में मिलती हैं और उनके लिए रोजाना घर से खाना आता है, जो कि गलत है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो 155 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस पूरे मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस किया गया था, जिस पर अब खबर ये है कि सत्येंद्र जैन केस के अन्य अपराधियों के साथ अपनी सेल में घंटों मीटिंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं केस की जांच के लिए सही नहीं है। इस पूरे मामले पर तिहाड़ प्रशासन की ओर से जवाब भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन की सेल और जेल की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जो कि उन्हें भेज दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि जैन की सेल से बाहर कोई नहीं आता। हाँ, जब सुबह कैदियों की गिनती के लिए सेल खुलती है तो उस वक्त वार्ड में मौजूद सभी कैदी एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इसी दौरान सत्येंद्र केस के अन्य आरोपियों से मीटिंग भी करते हैं। साथ ही जेल प्रशासन ने सेल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ना होने का दावा किया। एक तरफ ये समाज लड़का लड़की को समान दर्जा देने की बात करता है और दूसरी तरफ दोगलापन दिखाकर हमेशा किसी एक पक्ष को हाथ और दूसरे को पीठ दिखाता है। लड़की से रेप, युवती पर एसिड अटैक, महिला हुई मानहानि का शिकार। आमतौर पर ऐसी सभी वारदातों में हमने समाज का आक्रोश, पीड़ितों के लिए इंसाफ की पुकार और एक अग्रिम विरोध देखा है। मगर जब इन्हीं सब अपराधों का शिकार एक लड़का होता है तो समाज 2 बार उस अखबार की हेडलाइन पढ़ता है।
कुछ भी छापते हैं ये अखबार वाले कहकर घटना को नकारता है। मन में संदेह और दिमाग में नारी पुरुष का फर्क लिए पीड़ित के पुरुष होने पर सवाल उठा देता है। इस बार एसिड अटैक का शिकार एक युवक हुआ है, मगर क्या लोग इस बार भी दोगलापन दिखाएंगे या बिना फर्क किए पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग करेंगे? मामला हरियाणा के सोनीपत जिले का है, जहां 25 साल के श्याम के शादी से इनकार करने के बाद गुस्साई युवती ने उस पर तेजाब फेंक दिया। घटना में युवक झुलस गया है, जिसके बाद वो निजी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि युवक के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस मामले पर कार्यवाही कर रही है। वहीं पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार युवक श्याम अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बुआ के साथ मयूर विहार में रहता था, जहां उसकी दोस्ती आरोपी युवती अंजलि से हुई और हाल ही में श्याम से विवाह की इच्छा जताने के बाद आरोपी अपनी मां के साथ युवक के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई, जिस पर श्याम की बुआ ने रिश्ते से मना कर दिया तो नाराज अंजलि ने घर से किराने की दुकान जा रहे श्याम पर तेजाब फेंक दिया, जिससे श्याम झुलस गया। बता दें कि पुलिस मामले पर विस्तार से कार्यवाही कर रही है। वहीं इस मामले में ये सवाल भी उठ रहा है कि युवती को आखिर तेजाब कहां से मिला, क्योंकि हरियाणा में तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध है। आज अगर यह हादसा किसी लड़की के साथ होता तो राजनेता इस पर राजनीति कर रहे होते, न्यूज़ चैनल्स इस मुद्दे पर डिबेट और सोशल मीडिया में इस मुद्दे के आगे हैशटैग जुड़ गया होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ शांति है, क्योंकि पीड़ित पीड़िता नहीं है, शिकारी खुद शिकार है। जेंडर रोल थोड़ा सा बदला है, मगर ये नाउमीद समाज पूरा बदल चुका है। फिर गलत अफवाह का शिकार हुई कैडबरी। 2021 की कंट्रोवर्सी ने फिर दिया झटका। सोशल मीडिया यानी अफवाहों का बाजार, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। कल के दिन अगर सोशल मीडिया पर किसी ने दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर उसे वांटेड घोषित कर दिया तो लोग उसे भी सच मानकर उसे ढूंढने लगेंगे। खैर ये तो बहुत बड़ी बात है, मगर आप बात नहीं, बात का सार समझिए। सबवे से लेकर मैकडोनल्ड तक बड़े बड़े ब्रांड इन झूठी अफवाहों का शिकार हुए हैं। गलत ना होने के बावजूद भी लोगों द्वारा कोसे गए हैं, बैन हुए हैं। वहीं सूची में कैडबरी का नाम भी शामिल है। 2021 में कैडबरी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट पर भारत में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सोशल मीडिया पर कैडबरी से जुड़े एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट 2021 में भी खूब वायरल हुआ था और अभी भी ये मुद्दा बरकरार है। वायरल स्क्रीनशॉट में ये लिखा दिख रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला जिलेटिन हलाल सर्टिफाइड है और बीफ से प्राप्त होता है। 2021 में इस बड़ी कंट्रोवर्सी को विराम मिल चुका था, मगर अब यूजर स्क्रीनशॉट को लगातार शेयर कर रहे हैं और साथ ही ब्रांड के बहिष्कार की बात कर ये दावा कर रहे हैं कि बीफ से मिले जिलेटिन का इस्तेमाल कर ब्रांड ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। बता दें कि 2021 में कैडबरी की वेबसाइट ने पूरी पोस्ट की टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलियन शब्द को जोड़ दिया था, जिसके बाद वो पूरी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के लिए बन चुकी थी। इतना ही नहीं, बल्कि 2021 में ब्रांड की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत में बने उनके सभी प्रोडक्ट 100% शाकाहारी हैं और रैपर पर बना हरा डॉट इस बात की गवाही देता है। मगर ये बात आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया से चीज़ें हटती तो हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इस बार भी इस झूठी अफवाह को लोगों का काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके बाद अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कैडबरी फिर से क्या कार्रवाई करती है। रूस यूक्रेन युद्ध हर क्षण के साथ और भी आक्रामक रूप ले रहा है, जिसके चलते कई देशों ने रूस से मुंह मोड़ लिया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर हर छोटे व्यापार को बंद कर दिया है। जो देश ये नीति अपना चुके हैं वो ऐसे देश जिनके संबंध रूस के साथ अब तक ठीक हैं, उन पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसा आरोप भारत पर भी लगा है। एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी पत्रकार बेकी एंडरसन ने ये दावा किया कि भारत रियायती कीमत पर तेल खरीदने के मौके का फ़ायदा उठा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने भारत के रूस से लगातार तेल खरीदने को जारी रखने पर भी केंद्रीय मंत्री से सवाल किया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पत्रकार को उनकी धारणा सही करने की बात कही। उन्होंने आंकड़ों सहित अपने बयान को मजबूती के साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 यानी वित्तीय साल को समाप्त हुए ये बात सामने आई है कि भारत के रूस से तेल की खरीद 0.2% थी, जिसके बाद उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि जितना तेल यूरोप सिर्फ एक दिन में खरीदता है, उसकी तुलना में भारत रूस से तेल का 1/4 भी नहीं खरीद रहा है। जिसके साथ केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार को ये भी बताया कि वित्तीय महीने में भारत ने रूस से नहीं बल्कि इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। और अंत में पत्रकार को जवाब देते हुए उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी की व्याख्या की।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी हो, इस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। अर्थात रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत नैतिक रूप से कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सरकार के किसी भी दबाव में ना होने की बात कहकर अमेरिका और यूरोप के साथ भी बातचीत की बात को स्पष्ट किया है। मुंबई में की गई ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, बरामद किए गए 85 लाख के मादक पदार्थ। उड़ता पंजाब, उड़ता केरल नहीं बल्कि उड़ता भारत होगा एक दिन सुर्खियों का टाइटल। पिछले महीने ही 50 करोड़ मूल्य के 7 कोकेन बरामद किए गए थे और अब इस महीने मंगलवार को एक खुफिया सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुए मुंबई पुलिस ने वाडला इलाके से 85 लाख के ड्रग्स बरामद किए हैं। बड़ी खेप की खबर मिलने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार खबर मिलने के तुरंत बाद सोमवार रात को ही एक टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जहां रात के करीब 11 बजे पुलिस को एक संदिग्ध बाइक पर सवार दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोककर उसकी तलाशी ली और उसके पास से करीब 16 किलो चरस बरामद किया गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए चरस की कीमत बाजार में लगभग 85 लाख रुपए है। बता दें कि दोषी 28 वर्षीय जहीर टीपू सुल्तान खान है, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी विस्तार से जांच होनी बाकी है। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में ड्रग्स की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोनल यूनिट ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी कर 2 महिला समेत 5 इथोपियाई ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर ट्रांसनेशनल ड्रग सिंडिकेट के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया था, जिनके पास से 50 करोड़ मूल्य के 7 कोकेन बरामद किए गए थे। एक बार फिर बाहरी लोग हुए आतंकियों का शिकार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की तेज हुई हलचल। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी सबसे ज्यादा आतंकवादियों के आतंक का शिकार होते हैं। इस बार भी आतंकवादियों ने फिर एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार को आतंकियों ने गैर कश्मीरी लोग यानी कि एक बिहारी और एक नेपाली पर गोलियां चला दी। बता दें कि पीड़ितों की पहचान अनंतगांव जिले के बोंडियाल गांव में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वालों के रूप में हुई है। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार घायलों में से एक स्कूल में चपरासी था, जिन्हें हमले के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच खबर ये भी है कि सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। बता दें कि गुरुवार यानी 3 नवंबर को ही एक रक्षा प्रवक्ता के अनुसार लगभग 10 बजे भारतीय सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों में से एक को मार गिराया। सेना के सतर्क जवानों ने पुंछ सेक्टर में कुछ लोगों को नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए देखा, जिसके बाद सैनिकों के ललकारने पर घुसपैठियों ने सैनिकों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उसका शव सेना द्वारा बरामद कर लिया गया और साथ ही घटनास्थल से AK-47 राइफल और एक पिस्तौल और दूसरा सामान बरामद कर लिया गया है। एक ही दिन में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की 2 बड़ी आतंकी कार्रवाई देखने को मिली, जो कि बड़ी चुनौती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। नेताओं की कथनी करने में अंतर है कहकर बीजेपी का बल सिद्ध करने हिमाचल पहुंचे राजनाथ सिंह। पीओके बना रहा अहम मुद्दा। हिमाचल विधानसभा में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होने वाले हैं, जिससे पहले बीजेपी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा वोट बैंक भरने की कोशिश में दिन रात एक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को कांगड़ा के जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करने पहुंचे, जिस दौरान वहां लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर राजनाथ सिंह लोगों को मुस्कुराकर धैर्य रखने की बात कहते नजर आए। उसके बाद राजनाथ नेताओं की कथनी करने में अंतर बताकर विपक्षी दलों पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में नेताओं की कथनी करने में अंतर है, इसलिए राजनीति और नेताओं पर से जनता का विश्वास उठ चुका है, मगर विश्वास के संकट को भाजपा ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। बता दें कि पीओके भारतीय राजनीति का एक अहम मुद्दा है, जो कि ज़्यादातर चुनावी रैली से पहले देखने को मिलता है। इस बार भी हिमाचल चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्मा चुका है। हफ्ते भर पहले कश्मीर के बडगाम के शौर्य दिवस पर राजनाथ सिंह पीओके का मुद्दा उठा चुके हैं, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए ये कहा था कि पीओके के साथ जो पाकिस्तान ने किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर का विकास शुरू कर दिया है और अब सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाती।
बता दें कि हिमाचल में पिछले 5 सालों से भाजपा सरकार है और अब यहाँ 12 नवंबर को 68 सीटों पर एक चरण का मतदान होना है। इस बार कांग्रेस भाजपा का मुख्य विपक्षी दल है, जहां अब देखना ये होगा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार दोबारा बनती है या कांग्रेस नया दौर लेकर आती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पहले पीएम शहबाज शरीफ की चीन दौरे के कारण और पूर्व पीएम इमरान खान पर फायरिंग होने के कारण। इमरान खान के कंटेनर पर तक गोलियां चलने लगी जब वो लॉन्ग मार्च निकालने के लिए वजीराबाद पहुंचे। हमले में इमरान खान को पैर पर गोली लगी है, जबकि 7 लोग फायरिंग के दौरान घायल हो गए और एक की मौत हो गई। वहीं पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने हमले की पुष्टि की है और घायलों में सीनेटर फैजल जावेद और अहमद चड्डा के शामिल होने का जिक्र किया है। बता दें कि हमले के पीछे 2 हमलावर शामिल थे, जिनमें से एक को मार दिया गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। AK-47 चलाने वाले हमलावर को मार गिराया गया है, जबकि दूसरे हमलावर से पूछताछ में ये सामने आया कि वो इमरान खान को मारना चाहता था क्योंकि इमरान जनता को गुमराह कर रहे थे। उसके इस बयान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि अभी पीटीआई नेता अजहर मशवानी के अनुसार इमरान सुरक्षित है, जिस पर खुद इमरान खान ने अल्लाह का शुक्रिया करते हुए और भी ताकत से लड़ने की बात कही है। वहीं पूरी घटना की पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निंदा की है और सरकार ने पूरे हमले पर रिपोर्ट भी मांगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। पाकिस्तान कर रहा त्राहिमाम, क्या चीन बचा पाएगा पाकिस्तान की जान? इस वक्त पाकिस्तान विपदाओं से घिरा हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक संकट हो। पाकिस्तान का इस बार इन संकटों से बच पाना मुश्किल दिख रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत चीन पहुंच गए हैं, या फिर कहें कि सारी आस लिए अपने सदाबहार मित्र मुल्क की शरण में पहुंच गए हैं। चीन पहुंचते ही प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बता दें कि शहबाज शरीफ के नाम पर एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। वो ऐसे पहले विदेशी नेता बन गए हैं जिन्होंने शी जिनपिंग को मिले तीसरे कार्यकाल के बाद उनसे मुलाकात की। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी संवेदनशील स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इस महीने के आखिर में सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी PMLN के गठबंधन सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते ये सवाल बना हुआ है कि ऐसे समय में पाकिस्तानी पीएम की चीन यात्रा का असल मकसद आखिर क्या है। बता दें कि इस सवाल के तार अमेरिका से जोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था, जिसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध प्रभावित हुए थे। अब पाकिस्तानी सेना अमेरिका से संबंध सुधारने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन संबंध सुधारे भी कैसे? बड़ी असमंजस ये है कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए रूस से ज़्यादा चीन को खतरनाक मानती है। ऐसे में पाकिस्तान के समक्ष 2 चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से अपना हित साधना है और दूसरी ओर चीन के साथ सालों के संबंध का संतुलन बनाए रखना है। 3 तलाक कानून के बाद 80% मामले हुए कम। आंकड़ों ने दी भारत के नए दौर की गवाही। मगर क्या नया दौर हर किसी के लिए खुशनुमा है? क्या यह आंकड़े हर किसी की आवाज़ को सुनकर मापे गए हैं? क्योंकि ऐसा होता तो यूपी के फतेहपुर जिले में पति पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर ना निकालता। पिछले 12 सालों से लगातार प्रताड़ित कर उस पर झूठा केस करवाने का दबाव न डालता। बता दें कि मामला हदगाम थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला का ये आरोप है कि उसका पति लोगों पर रेप और छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज कराने और ब्लैकमेलिंग का दबाव बना रहा था। जब महिला ने इस सब से मना किया तो उसके पति ने उसे जमकर मारा पीटा और 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। खबर के विस्तार में बात की जाए तो गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला आशिया का निकाह साल 2010 में अफजल के साथ हुआ था, जिसके बाद अफजल आशिया के साथ मारपीट कर उसे लगातार प्रताड़ित करता आ रहा था। पीड़ित आशिया ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करते हुए ये बताया कि 4 साल पहले अफजल ने उसे पड़ोस के युवक तौफीक के साथ जबरन कमरे में बंद कर दिया था और दोनों को बदनाम कर युवक को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे 2 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। और अब फिर से अफजल ऐसी ही घटना की साजिश वापस रच रहा था।
लेकिन जब इस बार आशिया ने झूठा केस दर्ज कराने से मना कर दिया तो अफजल ने उसे 3 तलाक दे दिया। आशिया ने आगे बताया कि उसके माँ और भाई ने अफजल को समझाने की कोशिश की तो पति ने उन लोगों के सामने ही आशिया को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर जब माँ और भाई ने बीच बचाव की कोशिश की तो अफजल ने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी। गौरतलब है कि इस बात की जब पीड़िता ने शिकायत की तो थाने में किसी ने भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई और पति द्वारा की गई बर्बर पिटाई का वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना प्रभारी को केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस अधिकारियों ने अपना बयान देने से साफ मना कर दिया है। कल का भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला वाकई में काफ़ी रोमांचक रहा। अंत तक ये जानना कि मैच किसके हक में आएगा, ये बड़ा उलझन वाला सवाल बना रहा। इस मैच में वाकई में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए। बारिश होने पर जहां भारतीय फैंस मायूस दिखे तो लिटिल दास के आउट होने पर 7वें आसमान में। आइए खबर को विस्तार में देखते हैं। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी खराब रही। 8 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर फेल हो गए। हालांकि विराट कोहली ने और राहुल ने मैच को संभाल लिया। बता दें कि राहुल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना 21वां अर्धशतक लगाया। केवल 32 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर आउट हुए। बात करें सूर्य कुमार और विराट की पारी की तो उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी निभाई, जहां सूर्य कुमार ने 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बांग्लादेश को 185 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन बारिश के कारण पूरा मैच 16 ओवर का कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश को 151 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी। 7 ओवर तक टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 66 रन बना लिए थे, लेकिन 7वें ओवर में तेजी से बारिश के कारण मैच रोक दिया गया। बता दें तब नजमुल हुसैन शांतो 16 गेंदों में 7 रन और लिटिल दास 26 गेंदों में 59 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि मैच के रिवाइव होते ही मुकाबला पूरा पलट गया, जिसके बाद बांग्लादेश 16 ओवर में 6 विकेट पर केवल 145 रन ही बना सका। आप लोगों को बता दें कि पिछली बार टीम इंडिया अपनी खराब फील्डिंग के कारण ही साउथ अफ्रीका से हारी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया की फील्डिंग ही थी जो इन्हें जीत दिला सकी। किंग कोहली के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये रही कि 64 रन की नाबाद पारी खेलने पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। साथ ही जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप 2 में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। वहीं साउथ अफ्रीका दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान के साथ अंक तालिका में बनी हुई है। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।